क्वेश्चन नंबर 23 कहता है रक्त के दो कार्य लिखें। रक्त जो है दो कार्य लिखें। ये अभी से पिछले 2 क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 22 तक किए थे। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। सभी को अच्छे तरीका से 2, 3, 4 बार रिवीजन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 जो है कहता है मेरा रक्त का 2 कार्य लिखना है, लेकिन हम बहुत सारा कार्य लिखे हैं। तो आप जो है इस सब में से चारों में से 4 कार्य लिखे हैं। इस चारों में से कोई भी 2 कार्य लिख सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए रक्त के कार्य है, पहला है शरीर के ताप को नियंत्रण करना। रक्त का पहला कार्य क्या है? शरीर का टेम्परेचर जो है उसको नियंत्रित करना है। दूसरा उत्तक, जितना भी उत्तक है उसको ऑक्सीजन पहुंचाना। किसका कार्य है? रक्त का ही कार्य है। तीसरा है उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करना, जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल आदि। चौथा है शरीर के पीएच को नियंत्रित करना। शरीर का जो पीएच होता है उसको नियंत्रित करना रक्त का ही कार्य है। फिर से देख लेते हैं एक बार और। सभी क्वेश्चन को हम 2-2 बार पढ़ रहे हैं, यानी कि रिवीजन के तौर पर। 23 नंबर कहता है रक्त के 2 कार्य लिखें। आंसर है रक्त के कार्य, पहला है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। रक्त का पहला कार्य क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करना। दूसरा है उत्तकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। उत्तकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। तीसरा है उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करना, जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल आदि। चौथा कार्य है शरीर के पीएच को नियंत्रित करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जल संरक्षण के क्या उपाय हैं? जल जो है उसके संरक्षण के क्या उपाय हैं? तो कहता है जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है जल का उपयोग सीमित आवश्यकता के साथ करना चाहिए। दूसरा जल को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तीसरा है वर्षा जल को कुआं या तालाब में संचित करना चाहिए। फिर से पढ़ देते हैं जल संरक्षण के क्या उपाय हैं। जल संरक्षण के क्या उपाय हैं? आंसर है इसका जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला जल का उपयोग सीमित आवश्यकता के साथ करना चाहिए, मतलब जितना आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है जल को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तीसरा है वर्षा जल को कुएं या तालाब में संचित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। कहता है इसका आंसर सभी हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। रासायनिक समीकरण इस प्रकार है 6CO2 प्लस 12H2O, ऊपर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6, इसको ग्लूकोज भी कहते हैं। C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। फिर से देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। आंसर है इसका सभी हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो कहता है 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 कहता है उत्सर्जन की परिभाषा दे और उत्सर्जी पदार्थ क्या है? उत्सर्जन का हमको परिभाषा देना है और उत्सर्जी पदार्थ पूछता है। कहता है किसी सजीव प्राणी के शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ को उसके शरीर से विभिन्न अंगों के द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ मूत्र तथा पसीना है। फिर से देखते हैं उत्सर्जन की परिभाषा दे और उत्सर्जी पदार्थ क्या है? कहता है किसी सजीव प्राणी के शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ को उसके शरीर से विभिन्न अंगों के द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ मूल, मूत्र तथा पसीना है। क्वेश्चन नंबर 27 स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? इसका आंसर है एक तरफ स्वपोषी लिखेंगे, एक तरफ विषमपोषी। कहता है यह केवल हरे पेड़ पौधों में होता है।
विषमपोषी क्या होता है? या हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त, या हरे पेड़ पौधे में तो होबे करता है और इसके अतिरिक्त जो है अन्य सभी जीवों में विषमपोषी पोषण होता है। दूसरा स्वपोषी पोषण, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक है और इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है आवश्यक नहीं है। तीसरा है इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। फिर से देखते हैं स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वपोषी पोषण या केवल हरे पेड़ पौधों में होता है या हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक है। इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि अनिवार्य नहीं है। तीसरा इसमें कहता है इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। आंसर है इसका ओजोन परत एक वायुमंडलीय आवरण है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि ओजोन क्षय होगा तो ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी सतह पर आएगी जिससे पृथ्वी पर रह रहे जीव जंतु अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे, जैसे मोतियाबिंद, अनेक प्रकार के चर्म रोग इत्यादि। फिर से देखते हैं, कहता है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। आंसर है इसका ओजोन परत एक वायुमंडलीय आवरण है। ओजोन परत जो है एक वायुमंडलीय आवरण है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि ओजोन क्षय होगा तो ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी सतह पर आ जाएगी जिससे पृथ्वी सतह पर रह रहे सभी जीव जंतुओं को अनेक बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। इनमें कुछ प्रमुख बीमारियां हैं मोतियाबिंद, चर्म रोग इत्यादि। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। कहता है इसका आंसर जीवाश्म कितने पुराने हैं इसकी जानकारी करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, पृथ्वी की चट्टानों की खुदाई करें तो जीवाश्म सतह से कम गहराई पर मिलते हैं, वे अधिक गहराई पर पाए जाने वाले जीवाश्म से कम दिन के होंगे। मतलब जो कम गहराई पर मिलेगा वो कम दिन का होगा और जो ज़्यादा गहराई पर मिलेगा वो ज़्यादा दिन के होंगे। ठीक है। दूसरा विधि क्या है, कहता है दूसरा तरीका में रेडियो कार्बन काल निर्धारण है जिसमें जीवाश्म की आयु गणना समस्थानिक अनुपात के अध्ययन के द्वारा भी किया जाता है। फिर से देखते हैं हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। आंसर इसका है जीवाश्म कितने पुराने हैं इसकी जानकारी करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, पृथ्वी की चट्टानों की खुदाई करें तो जीवाश्म सतह से कम गहराई पर मिलते हैं, वे अधिक गहराई पर पाए जाने वाले जीवाश्म से कम दिन के होंगे। ठीक है। दूसरा तरीका है रेडियो कार्बन काल निर्धारण है जिससे जीवाश्म की आयु की गणना समस्थानिक अनुपात के अध्ययन के द्वारा भी किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखे जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। इसका आंसर है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा है यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है जबकि अवायवीय श्वसन सिर्फ जीव द्रव में ही पूर्ण हो जाती है। तीसरा है इस क्रिया में CO2 बनता है जबकि अवायवीय श्वसन में एल्कोहल एवं CO2 दोनों बनता है। अब देखिए कह रहा था कुछ जीवों के नाम लिखे जिसमें अवायवीय श्वसन होता है, तो वह जीवाणु तथा ईस्ट जो है उसमें अवायवीय श्वसन होता है। फिर से देखते हैं वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखे जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। इसका आंसर है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है जबकि अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। दूसरा, यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है जबकि अवायवीय श्वसन जीव द्रव में ही पूर्ण होती है। तीसरा, इस क्रिया में CO2 बनता है जबकि अवायवीय श्वसन में एल्कोहल एवं CO2 दोनों बनता है। अब देखिए इसका
कहता एक और क्वेश्चन कह रहा था, कुछ जीवों के नाम लिखे जिसमें अवायवीय शोषण होता है। तो इसका आंसर है जीवाणु तथा ईस्ट में जो है अवायवीय शोषण होता है। बस यही, फिर अगले पार्ट में हम 31 से पढ़ेंगे।